फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस शहर में आतंक का माहौल था। राजा ने सेना को शहर में जाने का आदेश दिया था। नगर के लोग इससे भयभीत थे। उन्हें लगा कि राजा उन्हें मरवाना चाहता है, इसीलिए उसने सेना को यहाँ भेजा है। लोगों को लगा कि उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया है, इसलिए लगभग 7,000 लोग टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और एक जनसभा का आयोजन किया। वे लोग हथियारों की खोज में सरकारी भवनों में जबरदस्ती प्रवेश कर गए। सैकड़ों लोगों का समूह बेस्टाइल जेल में प्रवेश कर गया। वहां प्रवेश करने के दौरान वहां के कमांडर को उन्होंने मार डाला। सैकड़ों कैदियों को उन लोगों ने छुड़ाया। किले में इधर उधर देखा, जो भी सामान उन्हें मिला वो ले लिए और अंत में किले को ढा दिया गया और उसके अवशेषों को बाजार में बेच दिया गया। इस घटना के बाद पेरिस में कई दिनों तक बहुत छोटे छोटे अलग अलग तरीके के कई संघर्ष हुए। वहाँ खाने की कीमतें बहुत महंगी हो गई थी। ब्रेड, पाव रोटी की बढ़ती कीमतों के कारण लोग परेशान थे और लोग इसलिए इसका काफी विरोध कर रहे थे। ऐसी कई लड़ाइयाँ फ्रांस में होती जा रही थी, जो कि अंत में जाकर राजा के फांसी देने पर खत्म हुई। परंतु फ्रांस के राजा को फांसी क्यों दी गई, इसके लिए हम लोग देखते हैं कुछ समय पहले आकर। 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बना। उस समय वह केवल 20 साल का था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ। लंबे युद्ध के कारण फ्रांस का राजकोष खाली हो चुका था। महल की शान शौकत बनाने के लिए फिजूल खर्ची हो रही थी। लड़ाइयों के कारण फ्रांस पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। इस कर्ज को चुकाने के लिए वहां के राजा लोगों पे दबाव बना रहे थे, परंतु ये दबाव केवल गरीब लोगों के ऊपर बन रहा था, क्योंकि उस समय वहां पे कर्ज देने का जो काम था वो सिर्फ तीसरे वर्ग के लोग करते थे। अब ये तीसरा वर्ग क्या है? फ्रांस में जो वहां की सामाजिक व्यवस्था थी वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसे कि स्टेट के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, वे चर्च से जुड़े लोग होते थे। सेकंड स्टेट में कुलीन वर्ग था, जो थोड़े अमीर परिवार के व्यक्ति थे। थर्ड स्टेट में व्यापारी, कर्मचारी, किसान, कारीगर, मजदूर, नौकर, ये लोग आते थे। कर्ज देने का जो काम था वो तीसरा स्टेट ही करता था, यानी कि वहाँ के कर्मचारी, किसान, व्यापारी, मजदूर, नौकर कर्ज केवल यही देते थे। अब क्योंकि इनकी आय ऐसे ही कम थी, फिर इन्हें कर्ज देना पड़ता था। इस वजह से ये लोग काफ़ी परेशान थे और इसी परेशानी के कारण ये लोग राजा का विरोध कर रहे थे। उस समय वहाँ के लोगों को जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। अनाज के दाम क्योंकि काफ़ी बढ़ गए थे। जो बेसिक खाने की चीज़ें होती हैं जैसे कि ब्रेड, इसकी कीमत भी आसमान छू रही थी और लोग इस वजह से काफ़ी परेशान थे। तीसरे वर्ग के लोग, व्यापारी, कर्मचारी जो शामिल थे, वे व्यापार करके कुछ संपत्ति अर्जित कर चुके थे। तो ये लोग कुछ पढ़े लिखे भी थे, इसलिए ये लोग हमेशा फर्स्ट स्टेट और दूसरे स्टेट के लोगों के विशेष अधिकार को तोड़ना चाहते थे। इनका मानना था कि कभी भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किसी के जन्म के आधार पर ना होकर उसके काबिलियत के आधार पर हो, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे, जबकि तीसरे स्टेट में ही जो गरीब लोग थे वो उतने पढ़े नहीं थे। इसीलिए ये लोग उनको समझाने में कामयाब हो पाए और अपनी बातों को उन तक रख पाए, जिसके कारण पूरा तीसरा वर्ग पहले स्टेट और दूसरे स्टेट के अगेंस्ट हो गया, उनके विरुद्ध हो गया। उस समय की पुस्तकों और अखबारों में भी इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया, परंतु राजा के पास क्योंकि पैसे का बोझ था और उसे अपने
शानो शौकत को बनाए रखना था और उसे अपना राजकोष भी भरना था, तो उसे कर्ज बढ़ाने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं था। कर्ज लगाने के लिए उसने प्रतिनिधियों यानी रिप्रेजेंटेटिव को शामिल किया। इसके लिए उसने एक भवन को सजवाया जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से 300 लोग आए, थर्ड स्टेट से 600 लोग आए। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोगों को आगे बैठाया गया, थर्ड स्टेट के लोगों को उनके पीछे खड़ा कर दिया गया। इनमें भी किसान, औरत, मजदूर, गरीब वर्ग को प्रवेश नहीं दिया गया। तीसरे स्टेट में भी केवल पढ़े लिखे व्यापारी जिनके पास कुछ संपत्ति थी, केवल उन्हें ही प्रवेश महल के अंदर दिया गया। उस समय एक वर्ग के पास एक वोट देने का अधिकार था, अर्थात फर्स्ट स्टेट एक वोट देगा, सेकंड स्टेट एक वोट देगा और थर्ड स्टेट एक वोट देगा। तो इस तरीके से किसी भी कानून को लागू करने के लिए हमेशा उनके पास 2:1 का रेशियो होता था, यानी कि जो भी स्टेट 1 और स्टेट 2 चाहता वही होता था, क्योंकि एक एक वोट दोनों से आता था। तीसरा वर्ग केवल क्योंकि एक स्टेट एक वोट देता था तो ये हमेशा कम रहता था। इसीलिए इस बार जब वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने ये मांग रखा कि स्टेट का वोट ना होकर हर व्यक्ति का वोट हो, मतलब हर व्यक्ति का एक वोट को गिना जाए, क्योंकि फर्स्ट स्टेट से 300 लोग थे, 600 सेकेंड स्टेट से 300 लोग थे और थर्ड स्टेट से 600 लोग थे। तो अगर इस तरीके का एक व्यक्ति का एक वोट रहेगा तो जो तीसरा स्टेट है इनका भी कुछ ना कुछ कानून आ सकता है। परंतु ये जो मांगे थी ये वहाँ के राजा और फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट को लोगों को मंजूर नहीं थी। इससे नाराज होकर तीसरे स्टेट के लोग भवन से बाहर चले गए। बाद में वे लोग एक अलग असेंबली का निर्माण किए और उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई। और उस समय पूरे फ्रांस में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और ब्रेड की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी थी। बेकरी वालों ने ब्रेड का स्टोरेज करना शुरू कर दिया, यानी कि वो लोग उसे अपने मन से जानबूझकर अधिक दामों में बेचते थे और जब मन होता था तभी बेचते थे। इन सब चीज़ों से वहाँ के तीसरे वर्ग की औरतें परेशान होकर काफ़ी दुकानों पर धावा बोल दिया, उसे तहस नहस कर दिया। कई लोग अन्न भंडारों को लूटने लगे। दूसरे स्टेट के कई लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे देश में जाने लगे और वहाँ पे पनाह लेने लगे। इन सब के बाद राजा ने तीसरे वर्ग द्वारा गठित असेंबली को मंजूरी दे दी। इसके बाद असेंबली ने स्टेट 1 और स्टेट 2 को दिए गए विशेष अधिकार को कम किया। धार्मिक कर जो कि पहले तीसरा वर्ग केवल देता था उसको हटा दिया गया। इसी के साथ फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंसी की शुरुआत की गई और शायद पूरे विश्व में यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आया। 1791 में कानून बनाने का अधिकार असेंबली को दिया गया। इसके बाद भी फ्रांस में स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी रही। फ्रांस के राजा पड़ोसी देशों से बात कर रहे थे और उनसे इस उथल पुथल को रोकने के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहते थे और उनसे सहयोग उन्हें मिल रहा था। इसी समय असेंबली प्रशा और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध करना चाहती थी। ये दोनों जो है उसके पड़ोसी देश थे। लोग इसे राजा के विरुद्ध जनता की जंग की तरह ले रहे थे, इसीलिए पूरा फ्रांस जो है वो राजा के विरुद्ध हो गया और ये सभी लोग असेंबली का साथ देने लगे। परंतु पुरुषों के इस युद्ध में जाने के बाद सारी की सारी जिम्मेदारी जो घर की थी, घर के पालन पोषण की, वो सारी जिम्मेदारी औरतों के ऊपर आ गई। इसीलिए उस समय वहाँ औरतों ने काफ़ी क्लब या ग्रुप का निर्माण किया। युद्ध के बाद 21 सितंबर 1792 को नई असेंबली बनी और एक राजतंत्र का अंत हो गया। नई असेंबली ने लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई
और 21 जनवरी 1793 को सार्वजनिक रूप से लुई 16 को फांसी दे दी गई। महिलाएं भी फ्रांस की लड़ाई में काफ़ी सक्रिय रहीं। उन्होंने कई क्लबों का निर्माण किया। पुरुषों के जाने के बाद घरों की पूरी जिम्मेदारी संभाली, परंतु इसमें महिलाओं का इतना योगदान होने के बाद भी उन्हें बहुत कम अधिकार दिया गया। तीसरे वर्ग की अधिकांश महिलाएं सिलाई, बुनाई, दूसरों के घरों में काम करने जैसे कार्य करती थी, परंतु उनकी मजदूरी पुरुषों से काफ़ी कम थी। बाद में महिलाओं ने भी कई क्लब बनाए और पुरुषों के समान अधिकार की मांग की। उनकी कुछ मांगें तो पूरी हुई। पूरी होने वाली मांगों में जो है वो पहली थी लड़कियों के लिए अनिवार्य शिक्षा। उसके पहले लड़कियां स्कूल नहीं जाया करती थी। अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं करना। उसके पहले उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती थी। वे व्यावसायिक कार्य कर सकती थी। पहले वे केवल घर के कार्य करती थी, परंतु उनके विद्रोह के बाद जो उन्हें कुछ पावर दिया गया उसमें यह भी शामिल था कि अब वे कुछ व्यापार कर सकती थी। इन सब के बावजूद भी उन्हें दो चीज़ों से वंचित रखा गया। वो था मत या फिर वोट देने का अधिकार, और दूसरा था उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन मिलना। ये दोनों मांगे उनकी पूरी नहीं हुई और इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। अंत में 1946 में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी हिस्ट्री के पार्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश में यहीं से शुरुआत हुई एक इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेटिक व्यवस्था की। इसके पहले सिर्फ राजा का अधिकार होता था, परंतु इस व्यवस्था ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि किस तरीके से राजतंत्र या फिर लोगों का भी बातों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और किस तरह से लोगों की सरकार को बनाया जा सकता है।